नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है लेसन नंबर 4, न्यू पेंशन स्कीम। तो ये है इंडिया का स्कीम। इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसमें मैंने भी अपना अकाउंट खुलवाया है। वो एक कार्ड देते हैं, पैन कार्ड के जैसा ही होता है, बट वो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। PRAN लिखा होता है उसको। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से सेक्टर कवर्ड हैं एनपीएस में, किस किस के लिए है, टैक्स बेनिफिट क्या है अंडर एनपीएस, प्रोसीजर टू ओपन एनपीएस, एनपीएस अकाउंट को खुलवाएं कैसे, कंट्रीब्यूशन कैसे करें एनपीएस में, सर्विस रिक्वेस्ट क्या है अंडर एनपीएस के, क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट हैं, कोई क्वेरी रहती है एनपीएस से रिलेटेड तो कहाँ पे जाएंगे, और अगर हमें एनपीएस से विड्रॉ करना है, एग्जिट होना है तो क्या करेंगे, एग्जिट प्रोसेस क्या है, विड्रॉल प्रोसेस क्या है अपॉन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, जिसने जिसका ये है एनपीएस प्लान जिसने ले रखा है, अगर उसकी डेथ होती है तो कैसे विड्रॉल होगा, और फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ ऑन पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट, अगर हम पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल पेंशन सिस्टम एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पेंशन कम कम मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है जी। तो पेंशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू प्रोवाइड ओल्ड एज सिक्योरिटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के सिटीजन को ओल्ड एज में जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। द स्कीम इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। ये स्कीम रेगुलेट करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST established by Pension Fund Regulatory and Development Authority is the registered owner of all assets under NPS। NPS के अंदर जितने भी assets होंगे उनके रजिस्टर्ड ओनर PFRDA। assets क्या, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम सब्सक्राइबर बन जाते हैं एनपीएस के तो इनके पास पैसा जाएगा, ये फिर इन्वेस्टमेंट और डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब PFRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है एनपीएस की, उसने अपॉइंट किया NSDL को। एनएसडीएल ही पैन भी इशू करती है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इन्होंने अपॉइंट किया एनएसडीएल को कि आप सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी रहेंगे फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम, आपके पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे। CRA सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंचर इन इंडिया, पहली बार ऐसे कोई एजेंसी है विच विल कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, कस्टमर सर्विस का काम करेंगे, उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो एनपीएस के होल्डर होंगे। ठीक है। अभी जो सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी है उसका ही काम है, जो मैंने चैप्टर की शुरुआत में बोला है, इसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान नंबर इश्यू करेंगे टू ईच सब्सक्राइबर्स एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ईच परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, और वो एक डेटाबेस बनाएंगे हर एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट का, अलोंग विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ईच प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी तो ये डाटा मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस रेगुलेटेड होता है पीएफआरडीए, इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। बहुत अच्छा है ये, अपनी इच्छा से हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, इसके क्या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम, जब हम ओल्ड हो जाएंगे तब हमें ये इनकम प्रोवाइड करेगा, रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलेगा ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, क्योंकि 60 के बाद ही हमें पैसे देगा। एक्सटेंडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी कवरेज टू ऑल सिटीजन, और सभी सिटीजन को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ एनपीएस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एनपीएस को उन्होंने दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज के लिए। ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल पेंशन सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004 एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज मतलब जो इंडियन आर्मी है उन सबका अपना ही है। ठीक है। तो 1 जनवरी 2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस लॉन्च किया। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, जो सेंट्रली काम करती है, सेंटर के लिए काम करती है, सरकार के लिए काम करती है, हु हैव जॉइंड ऑन और आफ्टर द अबव मेंशन डेट, जिसने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया, उसके बाद ही मैंडेटरली कवर्ड है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एम्प्लॉय है वो एनपीएस में होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट कंट्रीब्यूट टुवर्ड पेंशन फॉर मंथली सैलरी अलोंग विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉय की तरफ से भी इसमें जाता है, और एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड द आर्किटेक्चर, उन्होंने भी एनपीएस को अडॉप्ट कर लिया अलग अलग स्टेट में, और उन्होंने अपनी एक स्टेट ऑटोनोमस बॉडी बना ली कि उन्होंने कहा भैया एनपीएस को अडॉप्ट करो।
ठीक है, और एनपीएस के आर्किटेक्चर को यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर दो। उनकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन देना है, और जो लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है इस केस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनका कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है? एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल इज द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ एनपीएस। जो एनपीएस का कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल है, उसको थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ कॉर्पोरेट्स प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी लाया गया टू सूट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एम्प्लॉयज। और उनके जो एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, एडॉप्ट मतलब फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बन सकते हैं एनपीएस के एज एन ऑर्गेनाइज एंटिटी विद इन द परव्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहेगा। नाउ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, मानते कॉर्पोरेट नहीं है, द एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग कवर्ड एनी ऑफ द अबव सेक्टर्स। ऊपर के जितने भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, कॉर्पोरेट में नहीं है, वो अपना ही काम कर रहा है, तो ऐसे लोग भी एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, और ये आया है 1 मई 2009 को। नाउ व्हाई शुड अ पर्सन ऑप्ट फॉर एनपीएस? कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा है इसका, तो ये क्या एनपीएस अडॉप्ट नहीं कर सकता? तो अब वो क्यों करें? देखो, एनपीएस अकाउंट के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। अदर पेंशन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके क्या फायदे हैं? लो कॉस्ट प्रोडक्ट, इसमें कॉस्टिंग बहुत कम है, कंट्रीब्यूशन करने पे आपका कॉस्ट कम लगता है। अदरवाइज कई तो ऐसे फंड है कि कंट्रीब्यूशन पे आपसे चार्जेस ले लेते हैं। टैक्स ब्रेक फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स, मतलब टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। हमने पढ़ा भी था सर, 80CCD1 है, सेक्शन 80CCD1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें हमें 50,000 का एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80 में। ठीक है, अट्रैक्टिव मार्केट लिंक रिटर्न। मार्केट लिंक रिटर्न मतलब देखो, वैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर है एफडी पे 5 से 6% का रिटर्न होता है, सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% का है, लेकिन मार्केट लिंक माना जाता है 9 to 10% या 10 to 11% का रिटर्न मार्केट से मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये इन्होंने बोला मार्केट लिंक रिटर्न अवेलेबल है, इजी पोर्टेबल, मतलब इसको बदला जा सकता है, चेंज शिफ्ट किया जा सकता है किसी दूसरे में। नाउ प्रोफेशनली मैनेज बाय एक्सपीरियंस पर्सन पेंशन फंड, बाय प्रोफेशनली मैनेज करते हैं वो लोग इसमें, जो पेंशन फंड को, जैसे मैंने पैसा एनपीएस में लगा दिया, तो एनपीएस क्या करेगा? उस सेक्टर, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो जो इन्वेस्ट करेगा बंदा, वो एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, जो हमारे भी यहाँ पे काम करे। रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, ये भी पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटर सेटअप थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और रेगुलेटर जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू बंदा सेटअप हुआ है। पीएफआरडीए जो है पार्लियामेंट से ही उसके पास पावर आई है। हु कैन ज्वाइन एनपीएस? कौन ज्वाइन कर सकता है? एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। वो इंडियन है लेकिन यूएसए में रह रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स, 18 साल से लेके 65 साल तक के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैन एनआरआई ज्वाइन एनपीएस? यस, अभी हमने देखा नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई में तो नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन ओपन एन एनपीएस अकाउंट। Contribution made by NRI are subject to regulatory requirement as prescribed by RBI and FEMA। देखो, जब भी विदेशों से पैसा लेना या फिर देने की बात आती है, तो दो चीज हमेशा आ जाएंगे, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। इनको, इनके कॉम्प्लायंस, इनके लीगल रूल्स को फॉलो करना होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन सब ये लोग अपना बताते रहते हैं। हाउएवर ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का सिटीजन बट ओवरसीज में रहता है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि जो अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक था, उस टाइम के अगर कोई पर्सन है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कार्ड होल्डर। एंड एचयूएफ आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट। एचयूएफ को एनपीएस अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई बिजनेस है तो एचयूएफ एनपीएस नहीं ले सकता है। कैन अ पर्सन ओपन मल्टीपल एनपीएस अकाउंट? क्या एक बंदा मल्टीपल एनपीएस अकाउंट ले सकता है, ओपन कर सकता है? तो नो, ओपनिंग मल्टीपल एनपीएस अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड अंडर एनपीएस, नहीं कर सकते। हाउएवर एन इंडिविजुअल कैन हैव वन अकाउंट इन एनपीएस एंड अनदर अकाउंट इन अटल पेंशन योजना। बट अगर किसी इंडिविजुअल का अटल पेंशन योजना में एक अकाउंट हो सकता है और एनपीएस में एक अलग हो सकता है, तो अटल पेंशन योजना भी एक पेंशन ही स्कीम है। नाउ कैन आई ओपन एन एनपीएस अकाउंट विद माय स्पाउस, चाइल्ड, रिलेटिव? इट इज नो। अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या फिर चाइल्ड, बच्चे या रिलेटिव के साथ एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। इंडिविजुअली ओपन होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओपन होगा, आपका अकेले का होगा। हाउ डज एनपीएस वर्क? एनपीएस कैसे काम करता है? देखो, सक्सेसफुल एनरोलमेंट के बाद, जैसे आधार के लिए हम एनरोल करते हैं तो हमारे पास आधार नंबर आ जाता है, ऐसे ही सक्सेसफुल एनरोलमेंट के बाद परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान आ जाता है, इज अलॉटेड टू द सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस। तो वो सब्सक्राइबर्स को अलॉट किया जाता है एनपीएस में। मैं आपको दिखाता हूँ
कि कैसा होता है एनपीएस अकाउंट। नाउ वंस द प्रान इज जनरेटेड, एक बार प्रान जनरेट हो जाता है, ईमेल अलर्ट आपके पास ईमेल आ जाता है, एसएमएस पे भी आ जाता है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नंबर पे आपको एनएसडीएल सीआरए से आ जाता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से, कि भैया तुम्हारा एनपीएस अकाउंट ओपन हो गया है। नाउ व्हाट टैक्स बेनिफिट्स इज अवेलेबल अंडर एनपीएस। एनपीएस में कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, मैं एक बार देखता हूँ कि कहाँ रखा है मैंने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ ये है, देखो मतलब ये इस टाइप से ही आता है, जैसे पैन नंबर होता है ना, वैसे ही आपका ये इस पर लिखा होता है नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये आप जितनी बार पोर्ट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, लेकिन आपका जैसे पैन नंबर चेंज नहीं होता, आधार नंबर चेंज नहीं होता, वैसे ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं व्हाट टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर एनपीएस। एनपीएस में क्या टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। Tax benefit available to individual. An individual who is a subscriber of NPS can claim tax benefit under section 80 CCD1. मैंने बोला था पहले, within the overall ceiling of 1.5 lakh under section 80 CCE। पहले ये था कि आप सेक्शन 80 की सारी डिडक्शन 1.5 लाख में सीमित हो जाती है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो 1.5 लाख से, लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर को एक एडिशनल बेनिफिट दिया है, वो है 80 CCD1B में, जिसमें 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन आप अपने से ले सकते हो, तो 2 लाख हो गया, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं टैक्स बेनिफिट अंडर कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनीज की बात करें तो एडिशनल टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू सब्सक्राइबर। उनको एडिशनल टैक्स बेनिफिट क्या है, ATCCD2 में इनकम टैक्स एक्ट में एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन 10% तक अगर एम्प्लॉयर कंपनी अगर कंट्रीब्यूट करती है सैलरी का, बेस सैलरी में बेसिक प्लस डीए आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कंपनी वाले इसको खर्चा मान के घटा सकते हैं अपने इनकम से, ताकि उनका टैक्स बच जाए। 10% ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो कंपनी को एडिशनल बेनिफिट मिल गया। कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस अप टू 10% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस डीए का 10% कैलकुलेट करे, कैन बी कैलकुलेट एज डिडक्टेड एज बिजनेस एक्सपेंस फ्रॉम देयर P&L अकाउंट। भाई देखो, कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम अगर कुछ भी खर्चा कर रहे हैं तो P&L अकाउंट से घटा सकें, ताकि तुम्हारे उनकी कम हो जाए इनकम, इनकम कम मतलब टैक्स कम। हाउ टू मेक द इन्वेस्टमेंट टू अवेल द टैक्स बेनिफिट, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करें टैक्स बेनिफिट। अब देखो इसमें क्या है ना, टायर 1 अकाउंट में पैसा चला जाता है, टायर 1 अकाउंट में बहुत सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो टायर 1 टायर 2 अकाउंट की बात आती है, वो देख लेते हैं एक बार। वो क्या, प्लीज नोट, टैक्स बेनिफिट्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट इन टायर 1 अकाउंट ओनली। तो टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा आपको टायर 1 अकाउंट के लिए ही मिलेगा। अब ये क्या है, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट प्रूफ। देखो टायर 1 उन्होंने एक ना प्लान बना लिया कि टायर 1 में इस सेक्टर में पैसा जाएगा, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड टू अवेल टैक्स बेनिफिट। अगर आप टैक्स बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ क्या होगी, कुछ नहीं, आप अपना प्रान नंबर जो होगा उससे लॉगिन करो एनपीएस की वेबसाइट पे, सब्सक्राइबर कैन सबमिट द ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, वहां से ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो और वही आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ माना जाएगा। ठीक है ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड इन टायर 1 अकाउंट फॉर द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनपीएस अकाउंट लॉगिन, डाउनलोड कर लो, स्टेटमेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन निकाल लो, और वही होगा आपका स्टेटमेंट प्रूफ माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रूफ। What are the tax benefits available apart from under section 80CCD? 80CCD में और कौन से बेनिफिट मिलते हैं, देखो apart from tax benefit available under section 80CCD, below are the other tax benefit available under NPS। NPS में और क्या बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट ऑन पार्शियल विड्रॉल। अगर पार्शियल विड्रॉ करते हैं, सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विड्रॉ फ्रॉम एन एनपीएस टायर 1 अकाउंट। वैसे तो 60 के बाद विड्रॉवल होगा या मिलेगा, बट 60 से पहले अगर एनपीएस टायर 1 अकाउंट के पैसे अगर आप निकाल रहे हो फॉर द स्पेसिफाइड पर्पसेस, कुछ कारण है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2017 के बजट में द अमाउंट विड्रॉन अप टू 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जब निकालोगे तो 25% आपकी कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेट होगा और उतना आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, बैलेंस पे टैक्स लगेगा। टैक्स बेनिफिट ऑन एन्युटी परचेज,
अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ एन्युटी, एन्युटी एक प्लान है इन्वेस्टमेंट का, इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन्युटी, परचेज ऑफ एन्युटी में आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर एन्युटी इनकम दैट यू रिसीव द सब्सिक्वेंट ईयर, लेकिन उस एन्युटी से बाद में आपको इनकम मिल रही है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑन लम्प सम विड्रॉल, अगर लम्प सम विड्रॉ कर लेते हैं जैसे कि 60 साल के हो गए, अप टू 40% टोटल हमने जो भी कंट्रीब्यूशन किया था उसका हम निकाल लेते हैं, तो फिर तो 40% तक तो कोई टैक्स नहीं देगा, जो भी आप पैसा निकालो 10 लाख 20 लाख, लेकिन उसके बाद वाले पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 40% का एग्जामेशन है। व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर टायर 2 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट में क्या टैक्स बेनिफिट, क्योंकि तुमने ये देखा टायर 1 अकाउंट की डिडक्शन है, देयर इज नो टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स टायर 2 एनपीएस अकाउंट। एनपीएस में दो इन्वेस्टमेंट, टायर 1 टायर 2, तो टायर 1 के लिए सारी एग्जाम्पशंस है, लेकिन टायर 2 के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। हाउ कैन अ पर्सन ओपन एन एनपीएस अकाउंट, एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करें। अब आपको पता चल गया एनपीएस के सारे बेनिफिट, आपने सोचा मैं भी एनपीएस अकाउंट ओपन करा लेता हूँ, तो करवा लो। ओपनिंग एन एनपीएस अकाउंट इज वेरी इजी, इट कैन बी ओपन थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं बाय विजिटिंग योर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है ज्यादातर बैंक्स हैं, बैंक में भी जाके ओपन करवा सकते हो। थ्रू पीओपी द एप्लीकेशन एप्लीकेंट वन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली filled in subscriber registration form CSRF along with supporting KYC document, KYC document आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब हो जाते हैं, to the branch of POP, POP called POPSP एक ब्रांच का नाम है, या ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे चले जाओ और ओपन हो जाएगा, या ऑनलाइन थ्रू ENPS। द एप्लीकेंट नीड्स टू विजिट द ENPS वेबसाइट, NSDL CRA का अपना ही वेबसाइट है enps.nsdl.com, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करो, आधार पैन कार्ड को रजिस्टर करो और आपको प्रान मिल जाएगा ऑनलाइन। मुझे तो ऑनलाइन ही मिल गया था। ठीक है, ई साइन का ऑप्शन होता है, आप खुद ही इलेक्ट्रॉनिक साइन कर दो। नाउ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन अंडर एनपीएस, सब्सक्राइबर का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा एनपीएस में, वेयर कैन वन गेट द सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैसे मुझे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म CSRF इज अवेलेबल एट द फॉर्म सेक्शन इन सेक्टर वाइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे जाओगे वहां पे फॉर्म का एक सेक्शन है, उसमें जाके अपने को मिल जाता है। हु इज पीओपी, पीओपीएसपी, व्हाट इज द रोल ऑफ पीओपी, पीओपीएसपी अंडर एनपीएस, जैसे हमने देखा ना पीओपी के पास जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कौन होंगे, किनको ये सारी ड्यूटी दी गई है, भाई ये लोग अच्छे और ईमानदार लोग होंगे और जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, तो देखते हैं कौन है। पीएफआरडी एज अपॉइंटेड एंटिटीज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस टू एक्सटेंड द कस्टमर इंटरफेस फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। पीएफआरडीए ने बहुत सारे पीओपी अपॉइंट कर दिए, आपके पास लोग आएंगे, एनपीएस की सर्विसेज देना, एनपीएस अकाउंट ओपन करके देना, जो भी अपने एनपीएस अकाउंट ओपन कराना चाहता है वो पीओपी पे जाए। नाउ पीओपी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द एनपीएस आर्किटेक्चर, एनपीएस आर्किटेक्चर जो उन्होंने बनाया है, लॉ बनाया है, और हमें जैसे बंदे को अगर एनपीएस में अकाउंट ओपन, उन दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों को समझाने के लिए या दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए पीओपी बनाए गए। नाउ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस shall perform the functions relating to registration of subscriber, पीओपी का काम होगा रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, अंडरटेकिंग करना, केवाईसी वेरीफाई करना, रिसीविंग कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रिसीव करना, ठीक है ना। और द ऑथराइज ब्रांचेस ऑफ पीओपी एनपीएस सर्विस, जो ऑथराइज ब्रांच होंगे पीओपी के उनको बोलेंगे पीओपीएसपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। नाउ हु इज CRAFC, who is CRAFC, what is the role of CRAFC under NPS। देखो CRAFC is a facilitation center appointed by NSDL CRA to facilitate nodal officers to submit for allotment of PRA। भाई एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई, लेकिन कहाँ से PRAN आएगा, तो वो CRAFC से ही आएगा। फॉलोइंग सर्विसेज इज बीइंग ऑफर्ड बाय CRAFC, CRAFC क्या कहता है, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, अलॉटमेंट करता है नया पैन आपको, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सिग्नेचर, या फोटोग्राफ में कोई चेंज करना है, सिग्नेचर में कोई चेंज करना है, तो ये सब CRAFC का काम है। नाउ हाउ कैन अ सब्सक्राइबर चेक द स्टेटस ऑफ दियर पैन एप्लीकेशन, पैन का एप्लीकेशन दे दिया, अब कैसे उसका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें कि मुझे मिल गया नहीं मिला। देखो जैसे पैन जनरेटेड होगा आपके पास ईमेल अलर्ट आ जाएगा, आपके पास SMS अलर्ट आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होगा एप्लीकेशन में। NSDL CRA जो है वो आपको इंटीमेट करेगा सब्सक्राइबर्स के, भाई मैं आपको ना डिस्पैच कर रहा हूँ पैन का सारा किट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। सब्सक्राइबर और स्टेटस चेक कर सकता है अपने 17 डिजिट रिसीप्ट नंबर जो मिलेगा एप्लीकेशन के साथ, वो एक्नोलेजमेंट नंबर होगा, वो CRAFC के पास जाके या POPSP के पास जाके अपना वो नंबर दे के चेक करवा सकता है क्या स्टेटस है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन,
कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में? द टाइम रिक्वायर्ड इन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। भैया आप ऑनलाइन जा रहे हो, पीओपी के थ्रू जा रहे हो, तो थ्रू पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास वहां पे चले गए, आफ्टर रिसीव रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पीओपी स्क्रूटनाइज द फॉर्म, पीओपी सारी चेकिंग करेगा आपकी फॉर्म्स की एंड जनरेट करेगा प्रैन, पीओपी देन सेंड द फॉर्म टू एनएसडीएल सीआरए, पीओपी एनएसडीएल सीआरए को फॉर्म भेज देगा, पैन कार्ड इज प्रिंट, वो पैन कार्ड प्रिंट करेगा, डिस्पैच करेगा 10 दिन के अंदर अंदर, जब भी आप उसको रिसीव मतलब फाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको दोगे। नाउ थ्रू ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू ईएनपीएस पोर्टल इज मच फास्टर एंड कैन बी कंप्लीट इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में ही एनपीएस अकाउंट यहाँ ओपन हो जाता है विद द फैसिलिटी टू ई साइन। आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना होगा, एप्लीकेंट्स कैन डू द पेपरलेस रजिस्ट्रेशन अंडर एनपीएस, बिना किसी पेपर वर्क के एनपीएस में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देखो काफी हद तक ये जो पैन को आधार से लिंक करना या आधार को बैंक से लिंक करना, ये सब बहुत बेनिफिशियल है। कल के अगर आपको डीमेट का अकाउंट शेयर्स खरीदने के लिए अगर करना हो तो बहुत चुटकियों में मतलब अकाउंट्स खुल जाते हैं। पैन अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कोई प्लान करना है तो बहुत आसान हो गया है पहले के मुकाबले। अब ये जितनी चीजें हम डिजिटली जा रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना होगा। Now what are PRAN and PRAN kit? ये PRAN और PRAN kit में क्या आते हैं? देखो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सक्राइबर जब रजिस्ट्रेशन अपना करा लेता है, PRAN कार्ड डिस्पैच हो जाता है उसको, सब्सक्राइबर के पास आ जाता है, सब्सक्राइबर का नाम, फादर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब उस पर लिखा होता है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ। अभी मैंने आपको दिखाया अभी। दिस कार्ड प्रूफ द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द सीआरए सिस्टम। अगर ये आपके पास आ गई तो समझो आपका सीआरए सिस्टम में आपका रिकॉर्ड चला गया। नाउ PRAN किट क्या है? पैन किट कंटेनिंग पैन कार्ड, उसमें पैन कार्ड होगा, सब्सक्राइबर्स डिटेल होंगे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बुकलेट होगी उसमें, और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस भी उसमें लिखा होगा। तो किट में यही सारी चीजें होंगी। मास्टर लिस्ट होगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइबर्स को दिए जाएंगे, ठीक है ना। बिसाइड्स ई पैन कार्ड इज ऑल्सो अवेलेबल द सब्सक्राइबर्स एनपीएस लॉगिन। और अगर पैन कार्ड खो भी गया तो कोई बात नहीं, एनपीएस लॉगिन कर पे जाओ, दोबारा डाउनलोड करो। अब है व्हाट आर आई पिन एंड टी पिन। आई पिन क्या है? आई पिन इज अ पासवर्ड टू एक्सेस योर एनपीएस अकाउंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी है। तो आई पिन आपका एक पासवर्ड होगा। थ्रू योर एनपीएस अकाउंट लॉग इन, यू कैन व्यू डिटेल ऑफ एनपीएस, you can view detail of NPS account and initiate the various service request। तो आप यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में जो आई पिन के थ्रू अपना देख सकते हो सारे के सारे अकाउंट्स की डिटेल। नाउ टी पिन क्या है? टी पिन कैन बी यूज टू एक्सेस योर एनपीएस अकाउंट थ्रू टोल फ्री अकाउंट। टोल फ्री हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने बारे में सारी जानकारी ले सकते हो, उसे बोलते हैं टी पिन, ठीक है ना। तो अब तो सब लॉग इन करके ही देख लेते हैं कौन आईवीआर करे। तो टी पिन का है कस्टमर केयर की हेल्प लेनी है, फोन करके पता करना है, तो उसके लिए आपको टी पिन की जरूरत है। नाउ हाउ कैन आई एक्टिवेट द टायर 2 अकाउंट? देखो एक्टिवेशन ऑफ अ टायर 2 अकाउंट इज वेरी इजी, इट कैन बी डन ऑनलाइन। ये तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है एट ईएनपीएस वेबसाइट, ईएनपीएस वेबसाइट enps.nsdl.com पे जाके, और या फिर अपने पीओपी एसपी, ये पीओपी ज्यादातर बैंक्स हैं, ठीक है ना, बैंक में जाके भी किया जा सकता है। हाउ कैन अ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट टू एनपीएस? ये जो एनपीएस अकाउंट मेरा खुला है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू खुला है। हाउ कैन अ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट टू एनपीएस? एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कैसे करें? कैश में दें, ऑनलाइन जमा करें, कैसे करें? To contribute in Tier 1, Tier 2 account, the subscriber needs to deposit the contribution amount along with duly filed NCSI NPS contribution instruction slip to any POP। POP पे जाके वो सारे फॉर्म भर दो और अपना जमा कर दो, कंट्रीब्यूशन कर दो। नाउ फिल कंट्रीब्यूशन स्लिप एंड सबमिट टू पीओपी। कंट्रीब्यूशन स्लिप जैसे कैश स्लिप होता है यार, सब कंट्रीब्यूशन स्लिप भरो और पीओपी को दे दो। अब लेकिन इसके अलावा पहले तो पीओपी फाइंड आउट कर लेना अपने आसपास क्या है, ठीक है, आसपास का करिए। नहीं तो ई एनपीएस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ लॉगिन करो, अपना पैन, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो अपना करो और अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो एनपीएस मोबाइल ऐप, कहीं से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, कंट्रीब्यूशन में कोई मनाही नहीं है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया? कितना करें? A subscription required to make initial contribution minimum 500 for Tier 1 and ₹1000 for Tier 2। Tier 1 के लिए 500 रुपए चाहिए और Tier 2 के लिए 1000 रुपए चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। Tier 2 में नहीं करना चाहते, Tier 1 में करो, 500 से अपना ओपन शुरू करो। नाउ सब्सिक्वेंटली अ सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर हम आगे की बात करें तो Tier 1 में क्या होगा? मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन, एक बार में आप 500 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1000 की कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए इसको एक्टिव रखने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, एक बार तो कंट्रीब्यूट आपको फाइनेंशियल ईयर में करना ही होगा। Tier 1 का है। और Tier 2 में क्या है? मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन 250 रुपीज
क्या एक कंट्रीब्यूटर मिनिमम कर सकते हो और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप एक बार करो 2 बार करो, इसमें नहीं भी करोगे तो चले यार। ये आप बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, मतलब हम खुद इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, नहीं करना नहीं करो, लेकिन ये मिनिमम स्कीम्स है, अगर आप जा रहे हो तो इतना तो फॉलो करना होगा। नाउ व्हेन विल द यूनिट्स बी क्रेडिटेड टू माय एनपीएस अकाउंट, कब, जब हम डिपॉजिट कर देंगे तो हमें यूनिट दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, वो कब तक क्रेडिट हो जाएगा, तो देखो यूनिट्स विल बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर्स अकाउंट ऑन द डे कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड बाय द पेंशन फंड मैनेजर, जिस दिन पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा उस दिन आपको यूनिट दिया जाएगा। इट टेक्स T+2 days, टी मतलब जिस दिन आपने डिपॉजिट किया प्लस 2 दिन और ऐड कर दो, लगभग जिस दिन डिपॉजिट किया उससे 2 दिन, तो तीसरे दिन जाके आपके अकाउंट में यूनिट क्रेडिट हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं सेटलमेंट इन CRA सिस्टम। Can a subscriber make contribution in his or NPS account before receipt of the PAN card? PAN card, yes, PAN card से पहले आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हो सकता है। टू कंट्रीब्यूट टू एनपीएस ओनली अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज रिक्वायर्ड। आपके पास फिजिकली प्लान नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको PRAN के नंबर से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो तो मिल ही जाता है सेम टाइम। वंस प्लान इज अलॉटेड टू अ सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड इररिस्पेक्टिव वेदर पैन कार्ड इज रिसीव्ड और नॉट। एक बार आपको अगर प्लान अलॉट हो गया तो उसके बाद ये नहीं देखना कि आपके पास प्लान कार्ड आया या नहीं आया। हाउ कैन अ सब्सक्राइबर चेंज एनपीएस अकाउंट डिटेल, एनपीएस अकाउंट डिटेल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। सब्सक्राइबर एक रिक्वेस्ट करेगा, पीओपी जाके आई पिन टी पिन के साथ जाएगा, पैन कार्ड लेके जाएगा, पर्सनल डिटेल, नॉमिनेशन डिटेल, बैंक डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कुछ भी चेंज करवा सकता है। सब्सक्राइबर नीड टू सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म, ये फॉर्म देने होंगे। फॉर्म UOSS2 अपने पर्सनल और नॉमिनेशन डिटेल को अपॉइंट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, टी पिन आई पिन में चेंजेस करने के लिए, री इशू करने के लिए, या पैन कार्ड को रीप्रिंट कराने के लिए। फॉर्म S3 देना होगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन स्कीम प्रेफरेंस, कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है मैं उसमें चेंज करना चाहता हूँ, या एम्प्लॉयमेंट चेंज करने के लिए। या फॉर्म 7 देना होगा, S7 देना होगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन फोटोग्राफ और सिग्नेचर और फोटोग्राफ के लिए फॉर्म 7 देना होगा। नाउ सब्सक्राइबर कैन ऑल्सो अपडेट सर्टेन डिटेल्स थ्रू ऑनलाइन और एनपीएस मोबाइल ऐप, कुछ चीजें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हो या एनपीएस मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो। हाउ कैन अ सब्सक्राइबर चेंज हिज स्कीम प्रेफरेंसेस, कैसे सब्सक्राइबर अपनी स्कीम प्रेफरेंसेस को चेंज कर। स्कीम क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्कीम। आप इस सेक्टर में नहीं जा सकते या हाईली रिस्की में नहीं जाना चाहते इस टाइप से, या कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम सबमिशन ऑफ S3 फॉर्म टू एसोसिएटेड पीओपी को आपने ये सारे फॉर्म दे दिए। सब्सक्राइबर कैन ऑल्सो चेंज स्कीम प्रेफरेंस थ्रू एनपीएस अकाउंट लॉगिन, एनपीएस अकाउंट लॉगिन करके भी जो सब्सक्राइबर है वो स्कीम चेंज कर सकता है। अपने एनपीएस के अकाउंट को लॉगिन करो, स्कीम प्रेफरेंस चेंज पे जाओ, उसका मेन्यू टैब रहेगा, उसमें ट्रांजेक्शन्स पे जाओ, सेलेक्ट टायर टाइप, टायर कौन सा टाइप आप सेलेक्ट कर रहे हो, और स्कीम प्रेफरेंस कौन सा है आप वहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो। हाउ मेनी नॉमिनीज आर अलाउड अंडर एनपीएस, कैन अ माइनर बी नॉमिनी। देखो सब्सक्राइबर इज अलाउड टू रजिस्टर अप टू 3 नॉमिनीज इन एनपीएस। एनपीएस में 3 नॉमिनी को रजिस्टर कर सकते हैं। यस अ माइनर कैन बी नॉमिनी, माइनर भी हो सकता है। इन सच केस जब माइनर होगा तो सब्सक्राइबर विल प्रोवाइड गार्जियन डिटेल एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द माइनर। किसी माइनर को, माइनर कौन होता है यार, जो 18 से नीचे का बंदा होता है। हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर अ डुप्लीकेट पैन कार्ड, पैन चला गया तो रिक्वेस्ट कैसे करें, कुछ नहीं है, S2 फॉर्म भरो, POPSP पे जाओ और रिक्वेस्ट कर दो, अदरवाइज वो एनपीएस अकाउंट लॉगिन करके दोबारा डाउनलोड भी कर सकता है। हाउ कैन आई रीसेट माई पिन, अपने पिन या अपने पासवर्ड को कैसे जनरेट करें। सब्सक्राइबर कैन जनरेट पासवर्ड by doing a few steps even without login into account, बिना लॉगिन के भी कर सकते हो। विजिट वेलकम पेज फॉर एनपीएस अकाउंट लॉगिन, वहाँ लॉगिन पे जाओ, बिना लॉगिन किए फॉरगेट पासवर्ड पे कर दो, इंस्टेंट रीसेट आई पिन का ऑप्शन आ जाएगा, अपना मिनिमम डिटेल, पैन और डेट ऑफ बर्थ दे दो और नया पासवर्ड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। बहुत ईजी है, यूजर फ्रेंडली है। नाउ सब्सक्राइबर शुड सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जनरेट ओटीपी जनरेट हो जाएगा और अपना पासवर्ड चेंज कर लो, या फिर नोडल ऑफिस चले जाओ, जो भी पीओपी और एसपी आपके घर के आसपास है वहां जाके चेंज करवा लो। ठीक है। नाउ हाउ कैन आई रीसेट द टी पिन, जो टी पिन है टेलीफोनिक पासवर्ड है, जो IVR मतलब कॉल करके अपनी जानकारी लेने के लिए, वहां अगर करना हो तो कैसे करें। टू सेट द टी पिन सब्सक्राइबर कैन कॉल द CRA टोल फ्री नंबर, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करो टू एक्सेस द इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आफ्टर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वहां पे आप सुनोगे जो भी, वहां पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आएगा आप उसे कर देना, और सब्सक्राइबर टी पिन जो है वो वहां पे जो एग्जिस्टिंग है वो बताना पड़ेगा और नया टी पिन आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाउ कैन आई गेट द एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट फॉर माई प्राण,
मैंने बताया कि भाई स्टेटमेंट ही आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ माना जाएगा। तो प्रैन को आप क्या करो, प्रैन को लॉगिन करो, अपना अकाउंट और पासवर्ड लॉगिन करके सब्सक्राइबर अपना स्टेटमेंट देख सकता है, और वो स्टेटमेंट जो है अपने ईमेल आईडी पे मंगवा लो आईवीआर को कॉल करके, अदरवाइज वहां से आप डाउनलोड कर लो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। बहुत ही ईजी है। कैन आई अवेल एनपीएस रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन? यस, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में है, उनका जवाब दिया है यस। सर्टेन सर्विसेज रिलेटेड टू एनपीएस कैन बी अवेल्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी ये सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। अपने एड्रेस को बदल सकते हो ओटीपी के यूज करके, स्कीम प्रेफरेंस यूज बदल सकते हो लॉगिन करके, मोबाइल नंबर और ईमेल बदल सकते हो, आईपिन बदल सकते हो, आईपिन जनरेट कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग अकाउंट देख सकते हो। उसके बाद ई पैन कार्ड, मतलब आपका पैन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके लॉगिन में अवेलेबल रहेगा, वो देख सकते हो। आधार अपडेटेड है या नहीं वो देख सकते हो, और रीप्रिंट भी कर सकते हो पैन को। ये सब ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। वाई शुड आई डाउनलोड द एनपीएस मोबाइल ऐप? भाई मुझे एनपीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या जरूरत है? ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन देना है, कर दो कहीं से भी। एनपीएस मोबाइल ऐप रहेगा तो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते, तुम्हारी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। चेंज स्कीम प्रेफरेंस, अपनी स्कीम को बदलना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो एड्रेस यूजिंग आधार, आधार में एड्रेस अपडेट हो गया, आधार को अपडेट करो और तुम्हारा एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। आधार सीडिंग, आधार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिंक करने के लिए भी, और अपना अकाउंट डिटेल देखने के लिए, करंट होल्डिंग देखने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए, सीक्रेट क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए, पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए, अपने लास्ट कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए, लास्ट 5 कंट्रीब्यूशन को, और टायर 2 से पैसे विड्रॉल करने के लिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल चेंज करने के लिए, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आईडी, और नोटिफिकेशंस अगर एनपीएस से रिलेटेड कुछ आए तो वो सब देखने के लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। नाउ ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल अंडर एनपीएस। एनपीएस में कौन सी ऐसी क्वेरीज और क्वेश्चंस होते हैं सब्सक्राइबर्स के, या फिर कब वो कंप्लेन करना चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड तो कैसे करें? वेयर कैन अ सब्सक्राइबर रजिस्टर ग्रीवेंस कंप्लेंट? यस, देखो कंप्लेन कर सकता है। एनएसडीएल सीआरए ने एक बनाया है मल्टी लेयर्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विच इज इजिली एक्सेसिबल, जिसपे आप इजिली एक्सेस कर सकते हो, सिंपल है, क्विक है, रिस्पॉन्सिव है, इफेक्टिव है। वहां जाके आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। यू हैव द ऑप्शन ऑफ रजिस्टरिंग ग्रीवेंस कंप्लेंट थ्रू द फॉलोइंग। अब कैसे करें सर, अपनी कंप्लेंट कैसे करें? इनको वेब बेस्ड इंटरफेस, मतलब वेबसाइट पे जाओ, अपना एनपीएस अकाउंट लॉगिन करो, लॉग योर ग्रीवेंस में जाओ, इंक्वायरी सेक्शन में जाओ, सब्सक्राइबर्स कॉर्नर का एक टैब रहेगा, वहां जाके अपने प्रॉब्लम्स को बताओ। तो एक तो ये है लॉगिन करके, दूसरा है कॉल सेंटर और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आईवीआर को कॉल करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसको लेकिन अपना टी पिन बताना पड़ेगा, क्योंकि आईवीआर को कॉल करने के लिए टी पिन दिया गया है। फिर सब्सक्राइबर एनएसडीएल सीआरए के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगा, टी पिन बताएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है, कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। फिजिकल फॉर्म्स अगर ये भी नहीं है तो पीओपी एसपी पे जाओ, वहाँ पे जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे उससे फॉर्म लो कि ग्रीवेंस फॉर्म दे दो, और मैं उस पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा आपको, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और अपनी शिकायत उस फॉर्म में भी दे सकते हो। To whom I need to contact in case of any queries to get information related to NPS? NPS से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं किसको कांटेक्ट करूंगा? NSDLCRA की वेबसाइट पे जाओ, npscra.nsdl.co.in, इस पे जाओ और अपने सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शंस में जाके देख लो तुम्हारे क्या क्वेश्चंस, जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो किसी और के भी तो होंगे, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब वो FAQ में देते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप अपना जवाब ढूंढो, और अपने क्वेश्चंस को अपनी ग्रीवेंस में जाके, इंक्वायरी सेक्शन में जाके, सब्सक्राइबर कॉर्नर में जाके भी अपने प्रॉब्लम को देख सकते हो या रजिस्टर करा सकते हो। इंटरेक्टिव वॉइस आईवीआर को कॉल करके कर सकते हो, ठीक है। या फेसबुक पेज है, ये मान लेते हैं एनएसडीएल सीआरए का कोई फेसबुक पेज है, उस पर भी जाके अपना लोग ट्विटर पे ट्वीट भी कर देते हैं, है ना। यू कैन लाइक द NSDL CRA NPS पेज ऑन फेसबुक। फेसबुक यूजर्स हो तो वहाँ पे पेज को लाइक कर दो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नए नए आर्टिकल मिलते रहेंगे। सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर आपने प्लान ले लिया है तो आपसे रिलेटेड हम सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप सब्सक्राइबर हो जाओगे, तो आपको अपडेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, आप उसमें चले जाओ और अपने बारे में और जानो, अवेयरनेस के बारे में जानो, ठीक है। हाउ विल द ग्रीवेंस गेट रिजल्ट? भैया जब एक बार तुमने कंप्लेन कर दिया तो तुम्हारे पास एक रजिस्टर्ड कंप्लेन नंबर आ जाएगा, और वो फिर अपना जो सीआरए सिस्टम है वो उसको देखेगा और अपने सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। हाउ विल द सब्सक्राइबर नो द स्टेटस ऑफ द ग्रीवेंस लोड? सब्सक्राइबर को पता कैसे चलेगा कि उसका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया है? तो आप सीआरए की वेबसाइट पे जाओ, आपको यूनिक टोकन नंबर मिल जाएगा। यूनिक टोकन नंबर मिल गया तो मतलब आपका कंप्लेन लॉन्च हो गया है। व्हाट इज द एस्केलेशन मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस? एस्केलेशन मतलब क्या होता है? मुद्दे को ऊपर लेवल तक पहुंचाना, मतलब
सीनियर तक पहुंचा देना, एस्केलेट करना, मैटर को आगे ले जाना। तो एस्केलेटर मैट्रिक्स ग्रीवेंस और रेजोल्यूशन है ओनली फॉर एनपीएस। उसमें क्वेरी, कंप्लेंट, जो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन पे जाओगे वेबसाइट में, वहां पे आप देखोगे ग्रीवेंसल एड्रेसल पॉलिसी होगी, वहां पे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के सारे मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे, तो वहां जाके आप एस्केलेट कर सकते हो। Now, what are the options available for the subscriber if not satisfied with the resolution of? अगर ग्रीवेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार इसने पता नहीं जवाब दिया है कैसा, अच्छा नहीं लग रहा है, या सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर ऐसे में आपको पीएफआरडीए ने एक अलग से अपॉइंट किया ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन अपॉइंटमेंट आर अवेलेबल ऑन पीएफआरडीए वेबसाइट। पीएफआरडीए वेबसाइट पे www.pfrda.org.in पे जाओ, वहां पे आपको ओम्बड्समैन एक पर्सन है जो अपॉइंट हुए हैं पर्सन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। नाउ पीएफआरडीए में अपॉइंट वन और मोर ऑम्बड्समैन फॉर डिफरेंशियल टेरिटरी, अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं, वो फिर आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन इंपॉर्टेंट रोल इज टू रिसीव, कंसिडर, फैसिलिटेट रिजोल्यूशन, मतलब आपकी प्रॉब्लम को सुनना, उसको समझना और फैसिलिटेट करना, प्रोवाइड करना आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन और ग्रीवेंस विद इन फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ जो भी पीएफआरडीए की लिमिट में आता है उसको देखते हुए। हाउ मेनी ombudsman हैव बीन अपॉइंटेड एंड वेयर आर दे लोकेटेड? कितने ombudsman अपॉइंट होंगे और कहाँ लोकेटेड? एट प्रेजेंट देयर इज ओनली वन ombudsman अपॉइंटेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ने अभी एक ही अपॉइंट किया है, वो है श्री विनोद कुमार पांडे, is appointed as ombudsman by PFRDA. The details of the ombudsman, उनकी डिटेल ये है। एड्रेस श्री विनोद कुमार पांडे, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, केयर ऑफ, ना प्लॉट नंबर, केयर ऑफ पेंशन जो भी इनका एड्रेस है, प्लॉट नंबर 14 है, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, न्यू दिल्ली। अब चलते हैं, व्हेन कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड विद द ऑप्शन? अब बताओ, एक ही बंदा है तो इसके पास छोटी मोटी कंप्लेंट्स तो नहीं जाएंगी ना, तो एन अपील कैन बी फाइल्ड विद द ऑप्शन अंडर रेगुलेशन। कैसे? बाय अ कंप्लेनेंट whose grievance has not been resolved। मैंने ग्रीवेंस दी, मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर अंदर वो एस्केलेट करेगा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को। ठीक है, नाउ जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा है, वेयर कंप्लेंट हैज बीन मेड डायरेक्टली अगेंस्ट द नेशनल पेंशन सिस्टम, अगर कंप्लेंट डायरेक्टली नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अगेंस्ट है, नो अदर इंटरमीडियरी, और कोई बीच में नहीं आ रहा, वहां तो क्या था, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के थ्रू वहां जाना था, लेकिन यहाँ पे जब उसी के खिलाफ करना है अनरिजॉल्व, क्योंकि उसी ने अनरिजॉल्व की क्वेरी, तो 30 दिन के अंदर अंदर जिसका ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के ग्रीवेंस सेक्शन में जाके कर सकता है कंप्लेंट। अब चलते हैं, हाउ शुड द अपील बी मेड? मुझे लगता है ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, देखते हैं इसको और ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूं इसके लिए। आई थिंक मुझे एक और लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए आगे के पॉइंट्स को कवर करने के लिए, नहीं तो लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये आपके और मेरे फायदे की बात है, हम इसमें खुद एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड अपने आप को सिक्योर करने के लिए। कहाँ पे आ गए हम? ठीक है, अपील कैसे, शिकायत कैसे करेंगे, ऑब्जेक्शन तक पहुंचना कैसे होगा, तो ये सब हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे जब मैं भी क्लासेस अपलोड करता हूँ। ज़्यादातर क्लासेस मैं वीकेंड्स पे ही अपलोड करता हूँ, वैसे वीकडेज में भी कर देता हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे काफ़ी टाइम अवेलेबल होता है तो मैं उस दिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्ड कर दूँ। और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक एक दिन में 8-8 9-9 वीडियोस भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई अगर मेरे पास वीडियोस रिकॉर्डेड अवेलेबल है या मैंने रिकॉर्ड कर दिया है तो मैं आपको जितनी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि कुछ तो हेल्प होती ही होगी मेरी वीडियो से। तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, और मैं चाहता हूँ कि भाई पूरी एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ आपको, ये जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पहली बार आप देख रहे हो बीकॉम में। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।